चलो हेडिंग करो, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन डेप्रिसिएबल एसेट। एक क्लास में नोट दिए थे हम, फिर भी लिख लो। स्टार्ट होगा कहां से, मतलब फॉर्मेट कैसे होगा उसका, कैसे करेंगे हम। सेक्शन ये है कितना, सेक्शन 50। सेक्शन कितना है, 50। ओपनिंग WDV, मतलब WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू। ओपनिंग WDV एट, देखो ये जो कैलकुलेशन है डेप्रिसिएशन जब करोगे बिजनेस प्रोफेशन में सेक्शन 32, ठीक है, तब भी ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में सेम मेथड से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, यहां पर दिखा रहे तो जब पीजीपी करेंगे तो नहीं दिखाएंगे वहां पर, फिर से ये जो फॉर्मेट है नहीं दिखाएंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम बनाएंगे हम। एट एडिशन और परचेस और एक्विजिशन ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इसमें एक चीज होता है, ऐसे लिखेंगे यूज्ड लेस देन 180 days and used greater than equal 180 days। लेस सेल वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन oblique insurance claim receipt if any। if any not to be considered WDV, not to be considered WDV। ये आ जाएगा क्लोजिंग WDV। क्या होगा, क्लोजिंग WDV सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग WDV सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, पहले लिखो इसको। अच्छा, ये तो हो गया क्लोजिंग WDV सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। तो मतलब ये जो क्लोजिंग WDV है एज पर सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन का अलग रूल है। सेक्शन 50 में क्या रूल है, यहां पर देखो, सेक्शन 50 एंड सेक्शन 32 दोनों एक साथ कर देते हैं। यहां पर सेक्शन 32 में क्या है, डेप्रिसिएशन का रूल दिया हुआ है। सेक्शन 50 में क्या है, अगर एसेट डेप्रिसिएबल है तो उसका कैपिटल गेन का रूल क्या होगा, समझ में आ रहा है। उसका कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों
सेक्शन का डिफरेंस क्या है, मतलब सेक्शन 32 वर्सेस, अगर जाएंगे हम एनालिसिस करेंगे सेक्शन 32 वर्सेस सेक्शन 50, तो सेक्शन 32 में क्या लिखा है एंड सेक्शन 50 में क्या लिखा है। सेक्शन 32 associated with rule of depreciation as per इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, सेक्शन 50 में क्या है, एसोसिएटेड विथ रूल ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन डिप्रिसिएबल एसेट। लेकिन दोनों में जो फॉर्मेट है, मतलब क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 में भी कैलकुलेट करना होगा, सेक्शन 50 में भी कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, दोनों सेक्शन में ही कैलकुलेट करना होगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन एज पर नीट। तो कैलकुलेशन जो प्रोसीड्यूर है वो सेम है, चाहे तुम सेक्शन 32 में जाओ चाहे तुम सेक्शन 50 में आओ। क्लियर, इतना दूर क्लियर है। तो यहां पर हो जा रहा है, मतलब जब सेक्शन 32 पर आएंगे डिप्रिसिएशन को जो अलग सा बहुत सारा रूल है, अभी वहां पर नहीं जाएंगे, लेकिन जो कैलकुलेशन का प्रोसीड्यूर है उसको सिर्फ अभी कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करना होता है ये सीखो। डिप्रिसिएशन के बारे में डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग डब्ल्यूडीबी सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन रूल आते हैं एज पर सेक्शन 32। पूरा रूल यहां पर नहीं है सेक्शन 32 का, ठीक है, कुछ रूल है। वन क्या है, if closing WDV, if closing WDV subject to depreciation is positive and block of asset should be exist, then we can claim or we should calculate depreciation। We should calculate
डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये जो क्लोजिंग WDV सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है, अगर इसका वैल्यू जो है पॉजिटिव रहता है, एंड ब्लॉक ऑफ एसेट जो कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक ऑफ एसेट कॉन्सेप्ट जब हम सेक्शन 32 में जाएंगे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या है, मतलब सेम टाइप का एसेट एंड मतलब सेम क्लास ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक कैसे बनता है, ब्लॉक मतलब सेम क्लास ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, मतलब अगर मशीनरी है, मशीनरी का क्लास क्या है, मान लो मशीनरी 10% का एक मशीनरी है, फर्नीचर एक 10% है, तो मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों एक साथ मिला के ब्लॉक नहीं होता है, क्योंकि मशीनरी का फीचर्स अलग होता है, फर्नीचर का फीचर अलग होता है, भले ही तुम्हारा रेट सेम हो डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमें ब्लॉक ऑफ एसेट चाहिए, एंड ब्लॉक ऑफ एसेट कंसिस्टेड ऑफ सेम क्लास ऑफ एसेट। क्या होना है, सेम क्लास ऑफ एसेट। इसका मतलब क्या है, अगर मशीनरी होगा तो मशीनरी ही है, अगर फर्नीचर होगा तो फर्नीचर ही है, फर्नीचर के साथ मशीनरी का कोई भी मिक्सअप होके ब्लॉक नहीं बनेगा। ठीक है, एंड रेट सेम रेट होना चाहिए। मान लो 4 मशीनरी है, ए का रेट है 10%, बी का रेट है 15%, सी का रेट है 50%, डी का रेट है 40%। बोलो ब्लॉक कैसे होगा, होगा ब्लॉक। बी एंड सी मिला के एक ब्लॉक होगा, क्योंकि बी मशीनरी है, सी भी मशीनरी है, बी का भी 15% रेट है, सी का भी 15% रेट है। मतलब एसेट सेम होना चाहिए, मतलब क्लास सेम होना चाहिए, रेट भी सेम होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा एक ब्लॉक बनेगा। क्लियर, लेकिन ए एंड डी का सेम ब्लॉक में नहीं आएगा, दोनों का अलग ब्लॉक होगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट? सेम रेट, नॉट ओनली सेम रेट, सेम क्लास भी होना है, मतलब सेम क्लास ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सेम क्लास ऑफ एसेट एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बन गया ब्लॉक। तो ब्लॉक के बारे में डिटेल्स में जाएंगे जब सेक्शन 32 होगा। अभी ये क्लियर है, कितना दूर क्लियर है? नेक्स्ट जाएंगे पॉइंट नंबर 2। इफ एनी एसेट used less than 180 days during the previous year, during the previous year, then depreciation rate should be half। क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ इंटू रेट, मतलब 50% लिख दो, 50% ऑफ रेट। if used
greater than equal 180 days, then depreciation is charged at full rate. At full rate. ठीक है। नंबर 3 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों सेक्शन 32 है, ये दोनों हो गया सेक्शन 32 का रूल। सेक्शन एज पर सेक्शन 50, एज पर सेक्शन 50 if closing WDV जो सेक्शन 50 है, अभी जो सेक्शन 50 हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब कैपिटल गेन का, इफ क्लोजिंग WDV इज सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन इज नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में आ रहा है, देन short term capital gain, then short term capital gain will arise. Short term capital gain will arise. तो सेक्शन 50 क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर तुम्हारा जो क्लोजिंग WDB है सब्जेक्ट टू डिप्रिसिएशन, ये वाला जो पार्ट है, अगर ये नेगेटिव फिगर में आ जा रहा है, नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे, जीरो बैठा देंगे वहां पर, लेकिन अगर नेगेटिव में कैलकुलेट करके नेगेटिव में फिगर आ रहा है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। देखो क्लियर है। अच्छा, इसमें क्या होगा, नेचर ऑफ कैपिटल गेन ऑलवेज क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा। क्या होगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा यहां पर, शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन बेनिफिट अप्लाई नहीं होगा, कैनॉट बी क्लेम्ड। ठीक है, देखो, फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स ऑन ट्रांसफर ऑफ सच एसेट रेफर डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द चैप्टर पीजीपी। इसलिए डिप्रिसिएशन का सेक्शन 32, ठीक है, एक बार उसको रीड कर दिए। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। नेक्स्ट, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें आ रहे हैं, ये हो गया था कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पार्टनर ऑफ फर्म, शायद हो गया था ये। ओके, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय अ पार्टनर और मेंबर टू फर्म एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कैपिटल एसेट क्या हो रहा है,
पर्सनल कैपिटल एसेट जो है वो फार्म को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है ना जब पार्टनर एसेट देता है। एक्चुअली जब अकाउंट्स जब करते हैं तो उसका जर्नल एंट्री क्या होता है, इफ ओनर कंट्रीब्यूटेड एनी एसेट टू द बिजनेस, जर्नल एंट्री क्या होता है, पर्सनल एसेट कंट्रीब्यूटेड टू द बिजनेस, जर्नल एंट्री क्या होता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में एसेट आता है तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, और स्टॉक देता है तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, जो भी देगा एसेट अकाउंट डेबिट टू क्या होता है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल होता है। तो यहां पर ये क्या हो रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देखो, वेयर अ पार्टनर और मेंबर transfer any of its capital asset to firm AOP or BOI which he is a member by way of capital contribution, the same shall be treated as transfer। जब पर्सनल कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है कहां पर, बिजनेस में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। Tax treatment of such transfer shall be as under। Sale consideration क्या होगा, the amount recorded in books of accounts। अकाउंट्स मतलब बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना अमाउंट से रिकॉर्ड हो रहा है वो होगा सेल कंसिडरेशन। ये बिजनेस बुक में हो रहा है, कहां पर हो रहा है, बिजनेस बुक में, मतलब बैलेंस शीट में, दैट इज इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो वैल्यू में रिकॉर्ड हो रहा है ना वहां पर वो होगा सेल कंसिडरेशन फॉर दैट पार्टनर। मतलब ऐसे देखेंगे हम कि पार्टनर फार्म को बेचा है एसेट, लेकिन ऐसे तो नहीं बेचता है, ठीक है ना। अच्छा, cost of acquisition, cost of improvement, expenditure on transfer as usual। taxable कब होगा, taxable in the year of such transfer, जब जो ईयर में ट्रांसफर हुआ है वही ईयर में कैपिटल गेन होगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट एज यूजुअल। यहां पर एक नोट है कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट इज इररिलेवेंट टू डिसाइड सेल कंसिडरेशन। एफएमबी दे रहा है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि एफएमबी दे रहा है, बिजनेस बुक में मतलब फार्म के बुक में बैलेंस शीट में कितना वैल्यू से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वो है सेल कंसिडरेशन। क्यों, फार्म के हाथ में वो है कॉस्ट, पार्टनर के हाथ में होगा सेल। ऐसे देखेंगे कि पार्टनर बेच रहा है फार्म को, क्लियर। तो उस दिन क्या डब्ल्यूडीबी चल रहा है और फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है, ये इररिलेवेंट है। एक प्रॉब्लम, ABC and company has 3 partners A, B and C sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2। They admitted D as a new partner, ये हो गया admission of new partner on 31st March 23 for 1/5 share, and D is to bring 2 lakh as his capital which he bought in form of furniture earlier used in his home, rupees 50,000 immediately, and further brought jewelry of which fair market value rupees 2 lakhs on 2/4/23। क्या हो गया ये, टू 4/23 में, अच्छा। However, such asset recorded in the books 1,60,000। D had acquired such jewelry for rupees 45,000 on 7/7/2001। Compute capital gain in the hands of Mr. D। क्वेश्चन को ठीक से एक बार
पढ़ लो। इसमें क्या ट्रांसफर हुआ है? एक फर्नीचर ट्रांसफर हुआ है, एक फर्नीचर ट्रांसफर हुआ है ना, एक ज्वेलरी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है ना। एक फर्नीचर ट्रांसफर हुआ है, एक ज्वेलरी। ये जो फर्नीचर है ये क्या है? कैपिटल एसेट कि नहीं है? फर्नीचर कैपिटल एसेट है कि नहीं? हाँ बोलो। नहीं, फर्नीचर कैपिटल एसेट नहीं होता है। फर्नीचर पर्सनल इफेक्ट होता है। ये पर्सनल इफेक्ट। यस, नॉट अ कैपिटल एसेट। ज्वेलरी क्या है? वो भी पर्सनल यूज हो रहा है, लेकिन ज्वेलरी क्या था? एक्सेप्शन में था। मतलब एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में था। मतलब ज्वेलरी कैपिटल एसेट है। ये क्या है? कैपिटल एसेट। ठीक है ना। तो किसका हम कैलकुलेट करेंगे? ज्वेलरी का ओनली। तो कौन सा ईयर में आ रहा है? कहां है? 2 लाख। अच्छा। ज्वेलरी ऑफ सच फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 2 लाख। 2423 में ट्रांसफर हुआ है। तो अगर इसको देखेंगे हम, यहां पर कैलकुलेट कर दे रहे। तो सेल कंसिडरेशन कितना होगा बोलो? कितना होना चाहिए? क्या है? सेल कंसिडरेशन 1,60,000 होगा, क्योंकि बिजनेस के बुक में कितना है? 1,60,000। फेयर मार्केट वैल्यू कितना था? 2 लाख। वो तो इरेलीवेंट है ना। समझ में आ रहा है? लिखेंगे 1,60,000। अभी क्या होगा? लेस होगा। यहां पर इंडेक्स कॉस्ट होगा कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा? यहां पर इंडेक्स होगा। परचेज लॉन्ग टर्म है ना, परचेज किया है 2001 में, तो लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 77 2001। 1 2 का इंडेक्स कितना था? 100। 100 था ना। का कॉस्ट कितना था? 45,000। 45,000 डिवाइड बाई 100 इंटू कौन सा ईयर में ट्रांसफर हो रहा है? उसका इंडेक्स कितना है? 23 24 का इंडेक्स कितना है? 331। 348। कितना है? कितना है इंडेक्स? 348 है ना। हाँ, बुक में ही तो है। कितना आ रहा है? देख लो, नीचे कैलकुलेशन किया हुआ है शायद। हाँ है तो 156,600। तो 156,600 लेस कर देंगे, आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा? LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना आ रहा है? 3,400 ओनली।
क्लियर? इंप्रूवमेंट था कुछ ना? कुछ इंप्रूवमेंट नहीं था। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन। क्या है कंपलसरी एक्विजिशन? कंपलसरी एक्विजिशन क्या होता है? गवर्नमेंट आके तुम्हारा जो लैंड है और बिल्डिंग है तुमसे ले लेगा। क्यों लेगा? कभी कभी ऐसे होता है कि गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, मान लो एक रोड बन रहा है, रोड, भाई रोड का एक कनेक्टेड में एक तुम्हारा घर बन गया था, अभी वहां पर रोड बढ़ेगा, ठीक है, और ब्रिज होगा वहां पर, तो तुम्हारा जो मकान है वो क्या होगा, थोड़ा सा पार्ट और पूरा पार्ट डिमोलिश हो जाएगा। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, तुम तो खर्चा किए थे, तो गवर्नमेंट तुमको पैसा देगा इसलिए, लेकिन तुमको देना होगा, सरेंडर करना होगा, उसके बदले में तुमको पैसा मिलेगा। ये होता है कंपलसरी एक्विजिशन। देखो ऐसे होता है, कभी कभी ऐसे होता है तुम्हारे घर के नीचे माइन आ गया, कुछ गोल्ड का माइन, अरे मेरे घर के नीचे गोल्ड माइन आ गया तो मेरा ही हो गया गोल्ड माइन, नहीं होगा। माइन किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, तो गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है, लेकिन पैसा देगा तुमको। देखो, when the transfer of capital asset is by way of compulsory acquisition under any law, or when a capital asset is transferred and consideration transferred to be determined and approved by the central government और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं करता है, क्या होगा? सेल कंसिडरेशन। देखो कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट का प्रोसीड्यूर एक ही है ना, कि पहले आएगा सेल, वहां से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंप्रूवमेंट कुछ है तो लेस करेंगे, वैसे ही चलेगी अब। लेकिन सेल कंसिडरेशन यहां पर क्या होगा? सेल कंसिडरेशन जितना कंपेंसेशन मिलेगा, गवर्नमेंट से कितना कंपेंसेशन तुमको मिल रहा है ना, वही होगा तुम्हारा सेल कंसिडरेशन। टोटल कंपेंसेशन और कंसिडरेशन रिसिप्ट और रिसीवेबल लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इफ एनी एज यूजुअल। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर ये भी अलाउ है, अगर लीगल कुछ एक्सपेंडिचर है तो। टैक्सेबल कब होगा? जो ईयर में ट्रांसफर हुआ है। एंड देखो ऐसे भी कभी होता है, ट्रांसफर से इंपॉर्टेंट है यहां पर जो चीज, वो है फास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव कब किए हो। मान लो ऐसे गवर्नमेंट का काम है तो देर होता है, ठीक है, मान लो 22-23 में कंपलसरी एक्विजिशन हुआ था, राइट, लेकिन कंपनसेशन गवर्नमेंट में पे किया था 24-25 में जाके, मतलब एक साल के बाद स्कीप करके फिर कंपनसेशन यहां पर दिया है, तो टैक्स कौन सा ईयर में लगेगा? यस, जो ईयर में कंपनसेशन मिला है, मतलब 24-25 में तुम्हारा टैक्स होगा, टैक्स ईयर, ये होगा इसका टैक्स ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर। लेकिन इंडेक्सेशन कब तक होगा? यह है इंडेक्सेशन, यस, कितना दूर होगा इंडेक्सेशन? टैक्स कब होगा? जो ईयर में कंपनसेशन फास्ट जो मिला है, पूरा नहीं मिलना है तब भी चलेगा, मतलब ऐसे है कि गवर्नमेंट ने तुमको दो पार्ट में देगा, ठीक है, एक पार्ट में नहीं दे रहे
ये तुमसे डिसाइड की, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है 2 पार्ट में देगा। फर्स्ट पार्ट और पहला इंस्टॉलमेंट जब मिला है, जो ईयर में मिलेगा उसी ईयर में टैक्स चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत कुछ रूल पढ़ना नहीं है, सिर्फ ये छोटा छोटा जो पार्ट है इसको याद रखना है। लिख लो। नेक्स्ट आएंगे टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन। इनहैंस्ड कॉम्पनसेशन का मतलब क्या है? मतलब गवर्नमेंट ने तुमको जो पे किया है ना, कॉम्पनसेशन दे रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड किया है ना इतना देंगे, ठीक है। अभी तुमको लग रहा है गवर्नमेंट मुझे चीट कर रहा है, मुझे कम दे रहा है गवर्नमेंट, हो सकता है ना, क्योंकि उसका वैल्यूएशन ज्यादा चल रहा है, गवर्नमेंट हमको कम दे रहा है। तो तुम्हारा राइट है, तुम केस करो गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, केस करोगे, जीत गए तो तुम्हारा कॉम्पनसेशन एनहांस्ड मतलब इंक्रीज हो जाएगा। एनहांस्ड का मतलब होता है इंक्रीज। क्या होता है मतलब? इंक्रीज। तो कॉम्पनसेशन क्या हो जाएगा? एनहांस्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम केस में जीत जाओगे तो, केस में जीत जाता है, बहुत पर्सन ऐसे है कि कंपलसरी एक्विजिशन हुआ है तो केस में जीत भी गए। उसमें तब क्या होता है? सेल कंसिडरेशन क्या होगा? जितना इनहेंस कंपनसेशन मिल रहा है तुमको, मान लो एक बार तो तुमको 50 लाख गवर्नमेंट दिया है, लेकिन उसका 70 लाख वैल्यू होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से। तुमने केस किया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, एंड तुम जीत गए, तो 20 लाख गवर्नमेंट देगा, एक्स्ट्रा देगा ही देगा। तो 50 लाख का ट्रीटमेंट तो पहले ही हो चुका है, अब ये 20 लाख का ट्रीटमेंट जो एक्स्ट्रा तुमको मिल रहा है ना, उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, इसलिए सेल कंसिडरेशन ऑफ एनहांस कंपनसेशन का कैसे होगा? टोटल एनहांस कंपनसेशन और कंसिडरेशन रिसिप्ट, जितना तुमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब 20 लाख मिल रहा है तो 20 लाख यहां पर आएगा। अभी इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? नील होगा। क्यों? तुमने जब एक्विजिशन किए थे उसका जो कॉस्ट था वो तो पहले ही डिडक्ट कर चुके हैं हम। कहां से? नॉर्मल कॉम्पोजिशन से। तो फिर यहां पर करेंगे तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा ना हमको। डबल बेनिफिट तो अलाउ नहीं है। समझ में आ रहा है? डबल बेनिफिट अलाउ नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा? नील होगा। एज क्लेम्ड अर्लियर लिख दो, एज क्लेम्ड। वाई नॉट? एज क्लेम्ड अर्लियर in case of normal compensation। तो याद रहेगा, अभी तो ठीक है चल रहा है, बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो 2 बार नहीं मिलेगा बेनिफिट, पहले तुमने बेनिफिट ले लिए है तो अभी नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ गेन ऑन एनहांस कंपनसेशन क्या होगा? पहले वाला एसेट में मतलब नॉर्मल कॉम्पेंसेशन के टाइम में क्या गेन आया था, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उसके हिसाब से इस बार भी आएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अगर प्रीवियस मतलब नॉर्मल कॉम्पेंसेशन के टाइम में अगर शॉर्ट टर्म है तो एनहांस के टाइम में भी शॉर्ट टर्म ही होगा। अगर तुम्हारा उसमें लॉन्ग टर्म हुआ था तो इस बार भी तुम्हारा क्या होगा? लॉन्ग टर्म ही होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें अगर कोई इंटरेस्ट आता है, मिलता है, मान लो गवर्नमेंट देर से दिया पैसा तुमको, देर से देगा, कोर्ट ये भी राय देगा, वार्डिक देगा कि अगर देर होगा, लेट होगा कॉम्पेंसेशन देने में तो गवर्नमेंट हैज टू पे
इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट चार्ज कर दे रहा है तुमको, तुमको मिल रहा है, मतलब ये इनकम हो रहा है तुम्हारा। ये जो इंटरेस्ट इनकम है कहां चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑलवेज चार्ज कौन सा हेड में? अदर सोर्स। इंटरेस्ट मतलब अदर सोर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई डाउट? नो डाउट ना? ओके। प्रॉब्लम देखो, इलास्ट्रेशन नंबर 19। Shunil has a house property acquired on 7/7/95, 3 lakhs. He incurred improvement expenditure on such property. Just a minute. देखो, he incurred improvement expenditure on such property 70,000 on 16/8/2000 and 50,000 on 17/7/2010. कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या बताए थे हम? अगर 2001 के पहले कोई इंप्रूवमेंट होगा तो इंप्रूवमेंट का वैल्यू क्या लेंगे हम? इंडेक्सेशन नहीं है भाई इंप्रूवमेंट का। अगर इंप्रूवमेंट 2001 के पहले हो रहा है तो उसका इंप्रूवमेंट का वैल्यू हम क्या लेंगे? नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, नील होगा। लेकिन 2001 के बाद अगर कोई इंप्रूवमेंट होता है तो उसका कॉस्ट आता है, ठीक है। एंड 50,000 ऑन 17/7/10। मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी एज ऑन 1401 इज 4,50,000। मतलब 3 लाख का जो वैल्यू था वो कितना हो रहा है तुम्हारा? 4,50,000। विच एवर इज हायर दैट शुड बी टेकन। ऑन 16/8/13 सच प्रॉपर्टी इज कंपल्सरी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। कब किया? 13 को। 13 होगा कि 23 होगा? एंड कंपनसेशन डिसाइडेड रुपीज 11,50,000 द 20% कंपनसेशन रिसीव इन 13। ये ना, ये होगा 13 नहीं होगा, 23 होगा। तो 23 करो। 13 का तुम्हारा ये है कंपल्सरी एक्विजिशन, 24 में जाके पैसा मिल रहा है, ऐसे नहीं होता है। इंटरेस्ट हाई हो जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट केस कर देगा, केस होने के बाद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट हट जाएगा, पेमेंट करना होगा, हाई इंटरेस्ट पे पेमेंट करना होगा। एंड उसका टाइम लिमिट भी होता है कि इसी टाइम के अंदर ही तुमको पेमेंट करना है। रहेगा कहाँ? पैसा भी नहीं दे रहा है, घर भी ले लिया है, ऐसा नहीं है, प्रिंटिंग मिस है। Such property is compulsory acquired by the government and compensation decided at 11,50,000, 20% of the compensation received on 31st March 24। अभी टैक्स कौन सा ईयर में चार्ज होगा बंधु? 23-24 में चार्ज होगा क्योंकि फास्ट इंस्टॉलमेंट उसी साल में मिला है। एंड बैलेंस 2/6/24। On further appeal on 16/8/24, enhanced compensation is declared by the government 2 lakhs. Expenditure 11,000. Such compensation received on 18/8/25 अभी तक नहीं आया। 25 अभी तक नहीं आया। Compute income under the head capital gains of Sunil for the assessment year 24-25, 25-26 and 26-27। आराम से हो जाएगा। देखो तीन चीज है, 24-25 में क्या होगा? नॉर्मल होगा, ठीक है। कैलकुलेशन देखो, कॉपी में कर लो। सेल कंसिडरेशन कितना हो रहा है?
ऊपर में हेडिंग करो नॉर्मल कंपेंसेशन, नॉर्मल कंपेंसेशन 24-25 असेसमेंट ईयर। सेल्स कितना है 11,50,000 देख लो, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट कितना है 4,50,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 384 नहीं 348 राइट, कितना होगा अमाउंट, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 348 डिवाइड बाई 100 15,66,000। बाप रे बाप, इस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना हो गया, अच्छा सोल्यूशन में 13 लिया है तो मतलब डेट ठीक ही था, सही था, इतना दिन के बाद पैसा मिला है, इंडिया में ही पॉसिबल है ऐसे। ठीक है 13 कर देते चलो, इसको 13 रहने दो। 13 होगा तो क्या होगा, 13 तक ही होगा जो ईयर में ट्रांसफर मतलब एक्विजिशन हुआ था। कौन सा ईयर है, 13-14 का इंडेक्स कितना है 220, कितना आ रहा है फिगर 4,50,000 इंटू 220 डिवाइड बाई 100 9,90,000 एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होगा, $50,000 हुआ था ना, 10 तक कितना है 10 का है 10-11 कितना होगा 167 इंटू 220 कितना दूर होगा जो ईयर में हुआ है एक्विजिशन, कितना आ रहा है अमाउंट 65,868 हो गया तुम्हारा कैपिटल गेन, तो हो गया एलटीसीजी, क्या हो गया एलटीसीजी कितना हो गया, चेक कर लेते हैं यहां पर 94,132। इतना दूर क्लियर है, कॉपी में करो, इतना दूर क्लियर, अभी एनहांस हुआ है। अच्छा ये जो टैक्स आ रहा है गेन कौन सा ईयर में राइज होगा 24-25 में राइट, मतलब असेसमेंट ईयर 24-25 23-24 में ये प्रीवियस ईयर में ये अराइज हुआ है, क्यों फास्ट इंस्टॉलमेंट वहां पर मिला है। तुम बोलोगे फास्ट इंस्टॉलमेंट मिला है तो फास्ट इंस्टॉलमेंट के हिसाब से हम जाएंगे, ओनली 20% मिला है पूरा पे क्यों टैक्स देंगे हम, नहीं देना होगा, अगर 20% मिला है तो 100% का ऊपर ही तुमको टैक्स देना है, समझ में आ रहा है। अभी जाएंगे इनहैंस्ड, इनहैंस में जाओ, कब हुआ है इनहैंस्ड, अच्छा ऑन फर्दर अपील 69-24
enhanced compensation is declared by the government 2 lakhs. Expenditure incurred get enhanced compensation 11,000. तो ये क्या होगा 20 कौन सा ईयर में आ रहा है 25-26 में प्रीवियस ईयर राइट तो इसमें दिया 20 नहीं 24 मिला है कब नहीं बने मतलब इन्हें कब डिक्लेयर कब हुआ है हाँ जब डिक्लेयर होगा तभी होगा ना यहाँ पर नॉर्मल कंपनसेशन जब होता है जब जो ईयर में हम पहला रिसीव करते हैं उसी ईयर में आता है चलो यहाँ पर दे देते हैं 2 lakhs अभी कितना है खर्चा 11,000 लेस कर देंगे तो आ गया 189,000 यहां पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट एक बार हम लेस कर चुके हैं उसका बेनिफिट लिए हैं हम दोबारा फिर अलाउ नहीं है इसलिए यहां पर नील हो जाएगा ये भी नील टोटल नील 189,000 आ गया तो ये क्या होगा लॉन्ग टर्म क्यों लॉन्ग टर्म होगा क्योंकि नॉर्मल कॉम्पेंसेशन जब मिला था तब क्या हुआ था लॉन्ग टर्म हुआ था अभी भी लॉन्ग टर्म ही होगा क्लियर भी कुछ एग्जम्पशन यहां पर है कोई डाउट है इसमें किसी को कोई डाउट समझने में ओके एग्जम्पशन इन केस ऑफ सर्टेन कंपल्सरी एक्विजिशन मतलब एग्जम्पशन हो जाएगा मतलब जो कंपनसेशन मिलेगा उसमें हमको टैक्स नहीं लगेगा किसमें SSC has transferred urban agricultural land. Such land was used for agricultural purpose by HUF or individual or his parents during the period of 2 years immediately preceding the date of transfer. मतलब जो ईयर में एक्विजिशन हुआ था कंपल्सरी उसके जस्ट पहले 2 साल के अंदर ही वो एग्रीकल्चर में यूज हुआ था Such land is transferred by way of compulsory acquisition or by government. The compensation or consideration for such transfer is received by such SSC on or after 1404. 1404. तो क्या होगा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा कंडीशन याद रहेगा क्या है R1 एग्रीकल्चरल लैंड को यूज होना है ठीक कंपल्सरी जब एक्विजिशन हुआ था उसके पहले 2 साल के अंदर ठीक है एंड जो कंपनसेशन मिला है कब मिलना चाहिए 1/4/2004 के बाद समझ में आ रहा है अगर ऐसे होता है तो तुम्हारा एग्जेम्प्टेड है नहीं कैपिटल गेन विल नॉट अराइज ऑल्दो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इज कैपिटल एसेट तो तब नहीं होगा तब कैपिटल गेन आ जाएगा मतलब कैपिटल गेन एग्जेम्पशन होने के लिए ये जो कंडीशन दिया हुआ है ये फुलफिल करना है क्लियर